बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र की सियासत में बड़े उथल पुथल की खबर से। एनसीपी में टूट के बाद से शरद पवार गुट की तरफ देर रात उनकी तरफ से विधानसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी गई है। इस चिट्ठी में शिंदे सरकार में मंत्री पद की शपथ लेने वाले सभी 9 विधायकों की सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख जयंत पाटिल की तरफ से लिखी गई चिट्ठी में यह कहा गया है कि इन लोगों ने पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर काम किया है। चिट्ठी में 9 सदस्यों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की अपील की गई है। महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में राष्ट्रवादी कांग्रेस के 9 विधायकों ने शपथ ग्रहण किया। शपथ लेने के बाद हमें ये पता पड़ा और उसी क्षण टेक्निकली वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं और इसीलिए हमने डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन अभी थोड़े देर के पहले, कुछ समय के पहले हमने फाइल किया है। महाराष्ट्र के विधानसभा के अध्यक्ष साहब के पास हमने ईमेल पे ये डिस्क्वालिफिकेशन पिटीशन भेजा है। साथ में इसके बाद हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी हमने खत लिखा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हमने लेटर लिखे ये कहा है कि हमारे इसमें 9 लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन हमारी जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है वो ये मान्य नहीं करती और उसके बारे में हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी कहा है। कोई और आके हम पार्टी है करके कहने को जाए तो हम वहाँ हैं, हम पार्टी के नाते वहाँ मौजूद है और हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अस्तित्व। किस तरह के दांव पेच अभी सियासी खेले जा रहे हैं, हमारे साथ जानकारी के साथ दीपेश त्रिपाठी संवाददाता जुड़ गए हैं। दीपेश, क्या कदम उठाए जा सकते हैं आने वाले समय में? क्या क्या इस वक्त महाराष्ट्र की सियासत में चल रहा है और शरद पवार के साथ कितने विधायक होने का दावा कर रहे हैं? जी राजीव, बिल्कुल यही सबसे बड़ा और अहम सवाल है कि किसके साथ कितने विधायक, क्योंकि जैसा कि हमने देखा है अजीत पवार ने कल शपथ ली, उनके साथ 8 उनके जो विधायक थे उन्होंने शपथ ली, लेकिन जब वो बैठक देवगिरी पर जो हुई जिसमें ये सब तय हुआ उसमें 17 विधायक शामिल थे। लेकिन जो कार्रवाई करने की मांग की गई है वो सिर्फ उन विधायकों पर कार्रवाई करने की मांग की है जिन्होंने कल शपथ ली थी, जिन्होंने पार्टी लाइन से हटकर अपना एक अलग स्टैंड लिया था और इसीलिए उनके डिस्क्वालिफिकेशन की मांग शरद पवार और उनके गुट की ओर से जो है वो की गई थी। लेकिन जब कल अजीत पवार ने शपथ ली तो उन्होंने भी यही कहा कि वो एनसीपी पार्टी की तरफ से शपथ ले रहे हैं और एनसीपी पार्टी का। आपको आपके पास लौटता हूं। इस वक्त हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि शरद पवार के आवास के बाहर हैं। शरद हमारे साथ हैं। शरद पवार के आवास के बाहर क्या चल रहा है? भीतर क्या मीटिंग बुलाई गई है आज? पंकज खेलकर हमारे संवाददाता है। पंकज, शरद पवार गाड़ी में बैठते हुए नजर आ रहे, कहीं जा रहे हैं? पंकज, शरद पवार के आवास के बाहर क्या क्या इस वक्त चल रहा है, वहां पर क्या चल रहा है, प्लीज अपडेट दें अगर मेरी आवाज आपको मिल रही है। देखिए, अभी यहाँ पर देखिए जो राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख जो है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी टूटने के बाद जो उन्होंने ताकत दिखाई है, जो हौसला दिखाया, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और बड़ी संख्या में जो उनके कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है और जो लोग उनके साथ अब तक थे लेकिन जो सक्रिय नहीं थे राजनीति में, वो भी लौट आए हैं। और यहाँ पर पुणे का जो मोदी बाग जो उनका निवास स्थान है, वहां से शरद पवार अब सातारा जिला कराड शहर की ओर निकल पड़े हैं, ये यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो जोश यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि बड़ी ताकत यहाँ पर उमड़ पड़ी है। लगभग कितने विधायक हैं शरद पवार के साथ? क्या प्रयास कर रहे हैं? क्या विधायकों की कोई बैठक उनकी तरफ से बुलाए गए हैं जल्द से जल्द? 5 जुलाई को मुंबई में एक उनका जो एक गैदरिंग है जहां पर उन्होंने आवाज दी है कि जो भी विधायक उनके साथ है, दावा तो किया जा रहा है कि 9 लोग जिन्होंने शपथ विधि की है उनके अलावा और कोई विधायक उनके साथ नहीं जाएगा। लेकिन दूसरी ओर से जो अजीत दादा के साथ गए हैं उनका तो दावा यह है कि 40 से ज्यादा विधायक अजीत दादा ने अजीत पवार के साथ है, ऐसा भी कहा जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में
नारेबाजी भी सुनने को मिल रही है। जो लोग हैं वो सड़क पर आ गए हैं और बड़ी संख्या में जो संभव हो तो उनसे ही बात करें पंकज, संभव हो तो उन लोगों से बात करें। आप क्या कह रहे हैं वो? उनका तो यही कहना है कि पवार साहब एक बड़ा बरगद का पेड़ है, कुछ टहनियां अगर निकल भी जाती है तो कोई चिंता नहीं। बरगद का पेड़ जिसने पुणे महाराष्ट्र की राजनीति देखी है, राजकारणी को खड़ा किया है, जो एक बड़े नेता है वही महाराष्ट्र के चाणक्य है, ऐसा भी यहाँ पे सुनने को मिल रहा है। और उनका कहना है कि शरद पवार में वो ताकत है, शरद पवार वो खुद ऐसी ताकत है जो फिर से खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो थी वो फिर से वो बात भी कह रहे हैं कि हम नए सिरे से पार्टी को खड़ा करेंगे। लेकिन दीपेश, बहुत सारे सवाल ये उठ रहे हैं कि राजनीति के चाणक्य शरद पवार को कहा जाता है और शरद पवार की नाक के नीचे इतना बड़ा खेल अजित पवार कर गए और उनको कानो कान भनक नहीं, उनको खबर नहीं। क्या ये संभव है? देखिए, ये भी एक बड़ा सवाल है जो आपने पूछा कि शरद पवार के नाक के नीचे ये सारा कुछ हो गया। सवाल है कि शरद पवार जो हरदम दावा करते हैं कि ये उनकी गुगली है, तो आज जो हुआ है राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ, वो क्या शरद पवार को ही किसी ने चकमा दे दिया है या ये 2019 में भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति थी जब देखने को मिला था, जब अजित पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर शपथ ले ली थी, जबकि शरद पवार जो है कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे पार्टी के साथ सरकार बनाने की तैयारी में थे। और उस समय भी उन्होंने जो उनके एमएलएस थे उन सबको वापस लाया था और उस गठबंधन को जो है वो 3 दिन की सरकार को तोड़ा था शरद पवार ने, एनसीपी और बीजेपी की। अब फिर से एक बार उसी मुकाम पर शरद पवार और उनकी पार्टी जो है वो आकर खड़ी हो गई है। लेकिन इस बार भी शरद पवार का वही स्टैंड है कि जो विधायक गए हैं उन्होंने उनको कॉल करके बताया है कि वो अजित पवार के साथ नहीं गए हैं, उनको कुछ और कह के बुलाया गया था और उनसे गलत तरीके से एक पेपर पे साइन ले लिया गया, कुछ और बात कह के। अब फिर एक बार देखना होगा कि अब इस मामले में क्या नया मोड़ आता है। लेकिन इस बार सबसे अलग जो मुद्दा है वो ये सामने आया है कि शरद पवार के खेमे की ओर से डिस्क्वालिफिकेशन का लेटर स्पीकर को दिया गया है, जो पिछली बार नहीं दिया गया था अजित पवार के खिलाफ। लेकिन इस बार जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का लेटर दिया गया है, जबकि अजित पवार ने कल कहा था कि वो एनसीपी के तौर पर बीजेपी और शिवसेना को समर्थन दे रहे हैं और शरद पवार का कहना है कि एनसीपी पार्टी जो है वो उनकी है। और इसमें सबसे एक बड़ी बात यह है कि कोई भी आंकड़े नहीं बता रहा है। अजित पवार ने भी कल आंकड़ों का खुलासा नहीं किया कि उनके साथ कितने विधायक हैं, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था आंकड़ों पर ही सारा मामला आकर रुक गया था और इस बार भी आंकड़े कहीं तो छुपाए जा रहे हैं। इसके 2 ही वजह हो सकते हैं, या तो अजित पवार के पास जितने अपेक्षित हैं उतने आंकड़े नहीं है, या तो कुछ और विधायकों की शायद से बात चल रही हो जो शायद से शरद पवार के खेमे से अजित पवार के खेमे में आना चाहते हो। ये 2 बड़ी वजह हो सकती है। अजित पवार बहुत ज्यादा उनको विश्वास है, कॉन्फिडेंस में है कि हमें कोई रिजॉर्ट पॉलिटिक्स अभी तक देखने को नहीं मिल रहे हैं। क्या संभव है कि अजित पवार हो सकता है कि जल्द से जल्द अपने साथी या समर्थक विधायकों के साथ किसी एक जगह पर शिफ्ट हो जाएं, किसी एक रिजॉर्ट में चले जाएं? जी बिल्कुल, इसकी पूरी संभावना है, क्योंकि जैसा पिछली बार भी हमने देखा था कि जो विधायक हैं वो अलग जगह पर 2019 में जब अजित पवार ने शपथ ली थी देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर, उस समय भी यही हालात थे। जो विधायक थे वो दिल्ली और अन्य राज्यों में थे, जो जहां से उनको वापस मुंबई लाया गया था। और इस बार भी इसकी पूरी संभावना है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। और इसीलिए अजित पवार ने सिर्फ कल अकेले शपथ नहीं ली, उनके साथ जो अन्य विधायक गए हैं 8 विधायक, उन्होंने भी कल शपथ ले ली थी, ताकि अजित पवार कहीं जो है एक तरह से शक्ति प्रदर्शन अपना दिखा सके, कहीं तो वो दिखा सके कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ बीजेपी के जो फ्रंट लाइन के नेता हैं, जो शरद पवार के करीबी हैं, वो भी मेरे साथ है। ये एक तरह से उन्होंने कल मैसेज देने की कोशिश की थी। और इसी को देखते हुए अजित पवार के साथ जो विधायक गए हैं, जो कल बैठक में उनके साथ देवगिरी में शामिल थे, उनको भी कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट किए जाने की पूरी संभावना है। राजीव, देवेश, बहुत सारे लोग ये बात भी कह रहे हैं कि अभी भले ही जो ये विधायक है इनकी अयोग्यता के लिए रिक्वेस्ट की गई है, पत्र लिख दिया गया है, लेकिन एक समय के बाद ये सब एक साथ आ जाएंगे। ये एक स्ट्रैटेजी का भी हिस्सा है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है शरद पवार की स्ट्रैटेजी हो कि इस तरह से कम बीजेपी के साथ चला जाए, क्योंकि हो सकता है कि भविष्य की संभावनाएं ना नजर आ रही हो एमवीएम में।
जी देखिए, फिलहाल महाराष्ट्र की राजनीति इस मोड़ पर है जहां पर कुछ भी कहा नहीं जा सकता और यहां हर पल कुछ भी हो सकता है। जैसा कि 2019 में भी जब अजित पवार ने शपथ ली थी, 3 दिन में ही वो वापस एनसीपी में लौट आए थे, शरद पवार से मिले थे, उनका वापस से उसी तरह से स्वागत किया गया था, वापस से उनको वही दर्जा दिया गया था जो अजित पवार का पहले था। अब 2023 में 4 साल बाद भी परिस्थितियां कुछ वैसी ही हैं, लेकिन इस बार फर्क इतना है कि अजित पवार के साथ जो चेहरे गए हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं, उन्होंने शपथ भी ले ली है। तो इस बार किसी भी संभावना को नकारा नहीं जा सकता। शरद पवार का खेमा जो है वो एक बार फिर से लीगल फाइट की तैयारी में है, जहां पर उन्होंने लोकसभा स्पीकर को, जो विधायक जिन्होंने शपथ ली है, कल उनके डिस्क्वालिफिकेशन का पत्र लिखा है। तो वहीं दूसरी ओर जो है अजित पवार जो है वो अपने विधायकों के साथ है और उनका कहना है कि हमारे साथ पूरा एनसीपी गुट है और शरद पवार जी का हमको आशीर्वाद है। लेकिन दीपेश, जो फैसला है स्पीकर को लेना है वो कब तक लिया जा सकता है और चुनाव आयोग इस पर कब निर्णय ले सकता है? जी राजीव, अभी तक फिलहाल ये जो है ये आज हार्ड कॉपी जो है इसकी स्पीकर को दी जाएगी। कल जो है वो मेल और व्हाट्सएप द्वारा जो है स्पीकर को इसके बारे में सूचित कर दिया गया है, साथ ही चुनाव आयोग को भी, लेकिन हार्ड कॉपी जो है वो आज दी जाएगी और इसके लिए फिलहाल कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि स्पीकर और चुनाव आयोग का इस पर क्या स्टैंड होता है, आने वाले दिनों में वो क्या होता है। लेकिन एक तय है कि अगर जो भी पार्टी या पार्टी के सिंबल का दावा करेगा उसको उस तरीके से शक्ति प्रदर्शन या उसको वो शक्ति प्रदर्शन के लिए उसे आगे आना ही पड़ेगा। दीपेश, बॉडी लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। कल हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी सुप्रिया से लेकर, उनकी एक बॉडी लैंग्वेज थी, उनके तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी थी, भाई कहा वापस आ जाएं तो अच्छा होगा, एक तरीके की स्माइल थी चेहरे पर। शरद पवार की बॉडी लैंग्वेज अगर आपने उनको देखा तो वो किस तरह के नजर आ रहे हैं? क्या कंधे झुके, लग रहा है कि इस टूट का दर्द है? जी राजीव, अगर शरद पवार जी की बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो ऐसे समय में जो असली शरद पवार हैं वो सामने दिखते हैं। जैसा कि कल भी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी पूना में, जब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि अब जब बीजेपी के इतने बड़े चेहरे एनसीपी के इतने बड़े चेहरे बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं, शिवसेना को समर्थन दे रहे हैं, तो अब एनसीपी के पास ऐसा कौन सा चेहरा है जिसको लोग देखेंगे या लोग जिसके लिए आगे आएंगे? तो शरद पवार ने हाथ ऊपर करके और मुस्कुराते हुए जवाब दिया था कि मैं हूं ना, मेरा चेहरा है। तो इस तरीके से जब शरद पवार जो हैं वो एक बड़े वॉरियर माने जाते हैं और उन्होंने कल साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने पार्टी जो है वो शून्य से खड़ी की थी और फिर एक बार वो शून्य से पार्टी खड़ी करेंगे। आज वो जो पहले मुख्यमंत्री थे महाराष्ट्र के यशवंतराव चौहान, उनके समाधि पर जाएंगे, उनके दर्शन करेंगे और फिर वो पूरे महाराष्ट्र का दौरा करेंगे, लोगों से मिलेंगे, उनके कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और फिर एक बार पार्टी को नए सिरे से खड़े करने की बात शरद पवार ने कल पीसी में कही थी। बिल्कुल, लेकिन वो भले ही कह रहे हैं कि शून्य से पार्टी शुरू की, इसमें कोई दो राय नहीं है कि की है, लेकिन कहीं ना कहीं क्या शरद पवार का नियंत्रण संगठन पर से कम हो गया? कि वजह है कि अजित पवार के साथ नाराज या फिर साथी जितने भी विधायक हैं या समर्थक हैं वो चले गए और शरद पवार का साथ उन्होंने छोड़ा है? क्या नियंत्रण कम हुआ है शरद पवार का एनसीपी पर? यही वजह है कि ये नजर आया है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि शरद पवार की पार्टी पर जो पकड़ है वो कहीं तो थोड़ी सी छूटी है। शरद पवार का पार्टी से जो होल्ड है वो कहीं तो कम हुआ है, क्योंकि ये पिछले 4 सालों में ये दूसरी बार हुआ है जब शरद पवार के साथ ऐसा हुआ है और वो भी उनके द्वारा, अजित पवार द्वारा, जो उनके काफी करीबी या जो शरद पवार के बाद और सुप्रिया सुले के साथ पार्टी में एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम माने जाते हैं। तो जाहिर तौर पर शरद पवार की तरफ से जो पार्टी की अनदेखी या जो जैसा कि हम कहें कि वो तो थोड़ा बहुत तो हुआ ही है और इसी को लेकर शरद पवार, जैसा कि हमने देखा कि अजित पवार ने भले ये स्टैंड लिया हो, लेकिन इन 4 सालों के बीच में भी ऐसी काफी खबरें आती रहीं कि अजित पवार नाराज हैं, अजित पवार फिर से अपना खेमा बदल सकते हैं। और जैसा कि पिछले दिनों में भी हमने देखा था कि जब ऐसी खबरें आ रही थी कि अजित पवार फिर से कोई राजनीतिक स्टैंड ले सकते हैं, अलग राजनीतिक स्टैंड ले सकते हैं पार्टी लाइन से हटकर, उस समय पर शरद पवार ने अपना इस्तीफा दे दिया था और पूरे महाराष्ट्र में देखा था कि फिर से वो उस 2 दिन के चले जो पूरा ये था
उसमें शरद पवार ने इस्तीफा अपना वापस ले लिया था, जिसके बाद से जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उसमें सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल का नाम सुझाया गया था राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष। और अजित पवार पिछले कुछ दिनों से इसलिए भी नाराज चल रहे थे क्योंकि उन्हें पार्टी में कुछ अहम पद चाहिए था ताकि वो पार्टी पर पूरा ध्यान दे सके, महाराष्ट्र में पूरा फोकस कर सके। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बात कही भी थी कि मैं संगठन में ज्यादा अच्छा काम कर सकता हूं, मुझे वहां पर कुछ जिम्मेदारी दी जा सकती है। दीपेश, आप बने रहे, हमारे साथ लौटते हैं आपके पास। लेकिन बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है, कल शपथ ले ली है अजित पवार ने। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको सुनाते हैं इस फैसले पर। हमें सबको ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी साहब के नेतृत्व में ही लोकसभा हो या आगे वाले चुनाव हो, वो सहयोगी पार्टी के नाते, जैसे हम इससे पहले कांग्रेस के साथ जाते थे तो बीच में हमने शिवसेना के साथ हम 2.5 साल गए, वैसे अभी आगे विधानसभा हो, लोकसभा हो, लोकल बॉडीज का तो चुनाव वहाँ के डिस्ट्रिक्ट के हमारे कार्यकर्ता सोचेंगे, वहाँ के लीडर सोचेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन स्टेट के और देश के जो चुनाव है उसके बारे में हम साथ साथ जाना चाहते हैं और इसीलिए महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। जो कुछ आज थोड़े बहुत प्रॉब्लम होते हुए वो सॉल्व करने के लिए भी सबने एकजुट होके उसका मुकाबला करना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलके ये डिसीजन लिया है, पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। इसीलिए आज मैंने डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप का ओथ ली। विधायक हमारे साथ हैं, सांसद हमारे साथ हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं। इस बीच में प्रफुल्ल पटेल ने इस फैसले को लेकर अपनी दलील दी। प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि महाराष्ट्र की स्थिरता के लिए यह फैसला लिया गया है। कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, उसमें भी कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। मगर देखिए, एक बात आप समझिए, आप स्टेबिलिटी की बात करिए, एक लार्जर इंटरेस्ट की बात करिए। आज कितना भी कहोगे तो बीजेपी इस स्टेट की लार्जेस्ट पार्टी तो है ना। जो भले आज वो डिप्टी सीएम उनके पास हो, लेकिन 115 एमएलए का समर्थन लेकर वो पार्टी आज इस राज्य में उपस्थित है। उसके साथ अलायंस करने से, चाहे वो शिंदे साहब क्यों ना मुख्यमंत्री हो, आज हम अजित पवार के माध्यम से उसमें जुड़े हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी का एक नजारा नजर आता है। जबकि हमारी उस अलायंस में देखिए ना, चले गए एकनाथ शिंदे तो खत्म हो गया ना मामला। नेशनल सिनेरियो भी तो होता है। आखिर हमको भी लगता है भाई, देखिए 9 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, लोकप्रिय है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो व्यक्ति लगातार 2 बार लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आता है जीत कर, लोकप्रियता के आधार पर ही आता है ना। कोई ऐसा, हमारी देश में डेमोक्रेसी तो है ना। आइडियोलॉजिकल फ्रंट की बात मत करिए प्लीज। मैं शरद पवार जी की किसी भी बात पर यहाँ टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरे वो मार्गदर्शक रहे, नेता रहे, कल थे, आज है और कल भी रहेंगे। तो महाराष्ट्र में बड़ी टूट, एनसीपी के 2 भाग। अजित पवार बीजेपी शिंदे गठबंधन के साथ शामिल हो गए हैं, सरकार में पहुंच गए, डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा, भविष्य उनका क्या होगा, क्योंकि विधानसभा स्पीकर को 9 विधायकों के खिलाफ पत्र लिख दिया गया। इस पत्र में मांग की गई है कि इनको अयोग्य घोषित किया जाए, क्योंकि इन्होंने पार्टी के विपरीत जाकर कार्य किया है, पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर किया गया है। लेकिन इस बीच में सतारा में शरद पवार की एक रैली है, एक बड़ी जानकारी आपको देते हैं। बचे हुए विधायकों को बचाने के कवायद अब एनसीपी में शरद पवार करते नजर आ रहे हैं। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए आज तक।